हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ एथिक्स सीरीज। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एथिक्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हमको एथिक्स को प्रिपेयर करने के लिए फॉलो करने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जिस किसी ने भी वो लेक्चर मिस किया हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर की लिंक देके रखिए, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज के जो लेक्चर है हमारा, ये फोकस्ड है एथिक्स की केस स्टडीज पर। सबसे पहले तो एथिक्स की केस स्टडीज की हम इंपॉर्टेंस देख लें एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी 2014 से लेकर के 2018 के अगर हम पेपर देखें तो पिछले 5 साल के पेपर्स में हर बार 65 मार्क्स की केस स्टडीज पूछी गई हैं। एक 30 मार्क्स की, एक 35 मार्क्स की, मतलब वेटेज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती है केस स्टडीज। 2019 के पेपर में भी 65 मार्क्स की केस स्टडीज आएंगी, लेकिन 2020 में इसका वेटेज कम करके 40 मार्क्स का कर दिया गया। लेकिन फिर भी 40 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑफ द एग्जामिनेशन। जहां पर 0 मार्क्स, एक मार्क्स के डिफरेंस में रैंक्स बदल जाती है, वहां पर 40 मार्क्स इज अ बिग डिफरेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि केस स्टडी क्या है। केस स्टडी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग्जामिनर आपको डालना चाहता है और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके मॉरल्स को डील करने का जो आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब जो चीजें हैं एग्जामिनर एसेस करना चाहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के माध्यम से। केस कुछ नहीं है, एक सिचुएशन है जिसमें आपको फंसाने की एग्जामिनर कोशिश करेगा और आपको फंसे बिना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप हो तो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को आपको वहां पर दर्शाना है। या फिर आपके दिमाग में किस तरह के नैतिक मूल्यों के बीच में संघर्ष हो रहा है, या फिर क्या डिलेमा आपके मन में पैदा हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन बेस्ट लेंगे, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या जनरेट ऑप्शंस आप कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश एग्जामिनर आपसे करता है। दैट इज केस स्टडी। अब अगर हम देखें एमपीपीएससी का इतिहास, तो एमपीपीएससी में पिछले 5 साल में जो केस स्टडीज हैं वो साइड में अगर आप देख रहे हो स्लाइड्स में, तो वो मैं धीरे धीरे एक एक करके चलाता हूं। 2014 में जो केस स्टडीज पूछी गई थी उसमें दोनों की दोनों केस स्टडीज ऐसी थी जो कि जीएस पेपर के नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब केस का और क्वेश्चंस का अगर लेना देना देखें तो कुछ नहीं है ना। जैसे कि पहला जो केस स्टडी दैट इज लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, सेकंड जो केस स्टडी है दैट इज 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो दोनों ही केस स्टडीज के जो शीर्षक पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जीएस के बेसिक नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2015 का अगर हम पेपर देखें तो पहला केस स्टडी है आईएएस ऑफिसर सैंड माफिया क्रैकडाउन। ये थोड़ा सा ऐसा केस स्टडी है जिसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आपको, है ना, केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही केस स्टडी जो सेकंड वाला केस स्टडी का हम देखें तो एनटीसी भूमि घोटाला के ऊपर है, लैंड स्कैम के ऊपर है। इसके अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो जीएस बेसिस पे अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपका जीएस का नॉलेज यहां पर बहुत काम आने वाला है इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट केस स्टडी अगर हम देखें 2016 की, तो अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। इसमें भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि जीएस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जीएस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आसानी से बिना केस का ताल्लुकात समझे भी आप उसको जनरल आपकी जीएस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। इसके बाद सेकंड जो केस स्टडी दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड वैल्यूज। ये थोड़ा ऐसा केस स्टडी है जहां पर एक सिचुएशन क्रिएट एग्जामिनर ने आपके लिए किया और सिचुएशन में आपको डाला है ताकि आप उस सिचुएशन में डाल के किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो थोड़ा सा एक में देख सकें। नेक्स्ट जो केस स्टडी आपके स्क्रीन पर है दैट इज ऑफ 2017। पहला केस स्टडी इसमें बाल श्रम कारण और निवारण पे है। इसमें भी एक सिचुएशन क्रिएट की है जहां पर एग्जामिनर आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। सेकंड जो केस स्टडी उस साल पूछी गई उसमें नक्सलाइट प्रॉब्लम एंड रिलीज ऑफ होस्टेजेस से संबंधित है। यहां पर भी एक सिचुएशन क्रिएट की और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी और किस तरीके से आप सारी चीजों को मैनेज करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो जांचने की कोशिश एग्जामिनर कर रहा है। मतलब दोनों ही केस स्टडीज लॉजिकल पूछी 2017 में। और सेम केस जो है 2018 में भी देखने को मिलता है जहां पर पहला केस स्टडी जो है दैट इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या विसंगतियां हैं उससे रिलेटेड केस स्टडी। और सेकंड केस स्टडी जो है दैट इज रिलेटेड टू लोक सेवा और नैतिक मूल्यों का संघर्ष, पब्लिक एट सर्विस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एथिकल वैल्यूज। तो ये भी एक ऐसा केस यहां पर सिचुएशन क्रिएट की है जहां पर आप फंस सकते हैं। तो 2017-2018 में केस स्टडी पूछने का स्तर जो है पीएससी का मैच्योर हुआ है और हो सकता है यही केस स्टडी का मैच्योर स्तर आपको 2019 में भी देखने को मिले। लेकिन 2014 के अगर आप केस स्टडी देखें तो दोनों ही केसेस का उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों से कोई ताल्लुकात ज्यादा नहीं दिखता और आप आसानी से जीएस की अंडरस्टैंडिंग से भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लिंक केस से लेकर के।
2015-16 में एक एक केस है, एक केस जीएस बेस्ड है और एक केस आपका सिचुएशन बेस्ड है। 17 के बाद से 17 और 18 में जो केस स्टडीज आपकी पूछी गई है ना, वो केस स्टडीज दोनों ही सिचुएशन बेस्ड है, जिसके लिए आपको सिचुएशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आपकी तार्किकता के हिसाब से आपको आपके डिस्क्रिशन की, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। मतलब सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज है। जो सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज हैं उनको सॉल्व करने का तरीका हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जीएस बेस्ड केस स्टडीज में तरीका आप अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा नहीं होते। आपको स्ट्रेट अवे जीएस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर्स देने हैं। जैसे कि ब्लैक मनी वाली अगर आप देखो तो ब्लैक मनी के कारण क्या है, ब्लैक मनी के निवारण क्या है, और ये क्वेश्चंस अगर आप देखो तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी सॉल्व करते हैं। वो एज इट इज आपको आंसर यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा केस के साथ लिंक करके, मतलब वहां पर हमको ज्यादा दुविधा नहीं होने वाली है। अगर हम बाकी केस स्टडी जहां पर हमको थोड़ा सा फंसाव महसूस होता है, अगर उसको देखें तो उसके लिए मैंने 8 स्टेप सोल्यूशन डिजाइन किया जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस 8 स्टेप सोल्यूशन को के माध्यम से हम पूरी की पूरी केस स्टडी को हल कर सकते हैं, और ये 8 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप पूरी की पूरी केस स्टडी को आसानी से और अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू योर रीडिंग स्किल्स। केस स्टडी जब भी आपके पास आए, सबसे पहला स्टेप है कि आप उस केस स्टडी को 2 बार पढ़ें, है ना। और 2 बार पढ़ते दौरान ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करते चलें। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? व्हेनेवर यू रीड द केस स्टडी, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म अगर आपके पास है तो उसको अंडरलाइन करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अंडरलाइन इस तरीके से करें, या फिर आप हाईलाइट कर लें उसको अपने दिमाग में कि हाँ ये चीज जो है हमको आगे काम आने वाली। जैसे बहुत सारे केस स्टडीज में बताया जाता है कि इमेजिन दैट यू आर अ डीएम और यू आर एन एसडीएम, तो वो एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि हाँ एसडीएम के तौर पे आपको सोचना है, या एसडीएम के कार्य क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, एसडीएम के डिस्क्रिशनरी पावर्स आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप वो केस स्टडी में अपने ऑप्शंस क्रिएट कर पाओगे। क्यों पढ़ना जरूरी है? उसका सेकंड कारण है कि केस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे पास जो केस स्टडी है वो जरूरी है कि हमको पढ़ा ही जाए। इसके बाद में जब भी आप केस स्टडी में अंडरलाइन कर लें, उसके बाद पहली रीडिंग लगाने के बाद आप एक बार क्वेश्चंस पर नजर डाल लें। क्वेश्चंस पर नजर डालने के बाद अब दोबारा उस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और सेकंड टाइम उस केस को फिर से पढ़ें क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि हाँ आपको ये क्वेश्चंस इससे निकाल करके हल करना है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपको नैतिक संघर्ष पूछे, क्या क्या मूल्यों में संघर्ष होने वाले हैं, तो पहले बार तो आपने जब केस स्टडी पढ़ी तो जनरली इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर लिए कि हाँ आप क्या पोजीशन में है, क्या क्या चीजें हो रही है। सेकंड टाइम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन में देखे रखा नैतिक संघर्ष ढूंढना, तो आपका मेन फोकस रहेगा कि हाँ यहाँ पर नैतिक संघर्ष कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उसको उस पर्टिकुलर लाइन को हम ज्यादा फोकस में पढ़े। क्योंकि केस स्टडी में कई बार होता है कि कुछ लाइन रिडंडेंट होती है, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसका पूरे के पूरे आंसर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ध्यान से पढ़ें, जो रिडंडेंट लाइन से उनको हटाएं, और जो इंपॉर्टेंट केस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन लाइंस पर ज्यादा ध्यान दें। तीसरा जो है, रफली नोट डाउन द फर्स्ट व्यूज। आपके पहले व्यूज को आप रफली नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, बिना क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कि हाँ ये हमारे पास में नैतिक संघर्ष हो सकते हैं यहाँ पर, उसको एक कहीं पर रफ पेज पे नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे को लग रहा है। फर्स्ट व्यू आपका जो भी आ रहा है वो आप अलग से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है रीडिंग? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्योंकि रीडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, और कोर इश्यूज, कोर कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसको समझने के लिए भी रीडिंग इज मस्ट। Now coming on to second step. Second step is identify dilemmas. क्योंकि नॉर्मली ऐसे जब भी सिचुएशन होती है तो आपके मन में दुविधा जनरेट एग्जामिनर करने की कोशिश करता है, तो आप उन दुविधाओं को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके मन में जब भी आपने केस स्टडी पढ़ी तो आपके मन में क्या क्या दुविधाएं आ रही है ना। अब जो भी दुविधा आ रही है उसको पेन डाउन करते जाइए रफली पहले तो, है ना। कुछ लिस्ट बना के रखिए नॉर्मल डिलेमास की, जो कि एक केस के अंदर जनरेट करने की कोशिश होती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, वस्तुनिष्ठता और करुणा का भाव, जो कि अब समाज के निम्न वर्ग के लिए सिविल सर्विस में सिखाया जाता है आपको। तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या आप करुणा के भाव के कारण डिसीजन लें या फिर वस्तुनिष्ठता के आधार पर आप रूल्स एंड लॉज फॉलो करके डिसीजन लें। तो इस तरह के डिलेमास बहुत सारे मैंने लिस्ट करके रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे भी केस स्टडी सॉल्व करने में इस तरह के जब भी डिलेमास आए तो एक डिलेमास की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर हो, जिसको आप बार बार स्टडी करेंगे। तो एग्जाम में जब भी सिचुएशन आती है तो डिलेमा तो हमेशा पूछे ही जाते हैं कि क्या डिलेमास आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके मन में आते हैं।
उस केस को पढ़ के। तो ये केस स्टडी का जो डिलेमास का पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लिस्ट डाउन आपके पास रख के रखिए, ताकि जब भी ऐसी केस आए आप पढ़ने के बाद क्या डिलेमास आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं वो आप लिखिए, रफली नोट डाउन कीजिए। थर्ड जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो भी पर्टिकुलर उस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो भी उससे लिंक्ड अप के लोग हैं। हो सकता है कुछ डायरेक्टली देके रखे हो और कुछ इनडायरेक्टली आपको क्रिएट करने पड़े, जैसे करप्शन हो गया। ऐसे केसेस में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे केस स्टडीज में हिडन स्टेक होल्डर्स मिलेंगे जो कि आपको खुद को इन्वेंट करने पड़ेंगे आपके केस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जो मेजर एक केस स्टडी के अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसकी एक लिस्ट यहां पर देके रखिए, वो आप देख सकते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, आप स्वयं एक स्टेक होल्डर है, कोई भी अग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स एक पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पेन डाउन करना है एक रफ शीट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कंस्ट्रक्ट इंट्रोडक्शन। अब व्हाट डज दिस स्टेप स्टैंड्स फॉर? आपको आपके केस की भूमिका बनानी है अपने ही शब्दों में, मतलब जो केस ऊपर देख रखा, सिचुएशन देख रखी है, उसको अपने ही शब्दों में आपको उतारना है। जब भी आप अपने शब्दों में उतारेंगे तो क्या क्या डालेंगे कि हाँ इस केस में मुझे यहां पर नैतिक दुविधाएं आ रही है ना, यहां पर ये पर्टिकुलर मूल्य इस मूल्य के साथ संघर्ष कर रहा है। इस तरीके से आप अपनी ही भाषा में उस केस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, कि हाँ जैसे कहीं पर आपको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देके रखा है तो आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं किसी और घोटाले का जो कि आपने देखा हो, उसी तरीका का हो, उसका एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर केस में कोई ऐसी सिचुएशन देके रखिए जैसे नक्सलवादी जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि नक्सलाइट ने होस्टेजेस बना के रखा है और बार्गेन कर रहे हैं नक्सल्स जो है अपने लीडर को छुड़ाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, उस तरह के केसेस का एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। इसके साथ ही साथ आप अपने ओन वर्ड्स में मॉरल वैल्यूज को यूज करके उस केस के मतलब अपने ही शब्दों में उस केस को डिफाइन करेंगे, जो कि आपका इंट्रोडक्शन होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए इंट्रोडक्शन को, क्योंकि ये आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन एक केस का इंट्रोडक्शन है अपने खुद के शब्दों में। सोल्यूशन हम आगे देखेंगे उसमें। इसके बाद स्टेप 5 जनरेट सोल्यूशंस। आप आपके दिमाग में जनरेट करेंगे सोल्यूशन, उसको पेन डाउन करते जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनके रिलेटेड सोल्यूशंस की आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेंगे, है ना। किस तरीके से सोल्यूशन जनरेट करने? मल्टीपल सोल्यूशंस आपको जनरेट करने हैं, स्टार्टिंग विद सिंपल वंस। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसानतम आपको लगता है वो सोल्यूशन आप निर्धारित करेंगे। सेकंड, ऐसे सोल्यूशंस निकालेंगे कि जो फीजिबल हो और आपकी अथॉरिटी के अंदर हो। ऐसा नहीं कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आपने डिसीजन तो ले लिया इस लेवल का कि आप चीफ सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, मतलब आपके पास वो अधिकार ही नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बहुत नीचे हैं और आपने पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल कर रखा है। तो इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने। आपकी अथॉरिटी के अंदर जो आपको अथॉरिटी वहां पर मिली है उस केस के अंदर, उस अथॉरिटी के अंदर में अगर वो डिसीजन आता हो वही डिसीजन लेना, और वो फिजिबल भी होना चाहिए कि वो ऐसा डिसीजन नहीं लेना भैया कि चांद पे पहुंच जाएंगे रातों रात, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। जो फिजिबिलिटी आपको लगती है कि हाँ ये डिसीजन फिजिबल है, अप्लाई हो सकता है, तो फिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है। ऐसे डिसीजन आपको बनाने हैं जिससे आपकी मैच्योरिटी झलके। नेक्स्ट है सोल्यूशन शुड बी फोकस्ड ऑन ग्रेटर ग्रुप। कभी भी एक व्यक्ति को केंद्रित, जब आपके मन में मतलब दुविधा है कि यहाँ पर 4 व्यक्तियों का भला हो रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति का भला हो रहा है, तो आप हमेशा झुकाव किसकी तरफ रखेंगे? 4 व्यक्तियों की तरफ। लेकिन उसमें भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। जब नैतिकता का मामला है तो वहां पर आप ज्यादा गुड किसका सोचेंगे? 4 व्यक्तियों का, ना कि एक व्यक्ति का। लेकिन जहां पर अगर आपको लीगलिटी का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, जहां पर आपको लगता है कि अगर मैं इन 4 व्यक्तियों का साथ दूंगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा और इस एक व्यक्ति का साथ देने की वजह से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना पड़ेगा, उस केस में आपको उस एक व्यक्ति की तरफ झुकाव आपका दिखाना पड़ेगा, भले ही उसमें 4 व्यक्तियों का नुकसान हो और एक व्यक्ति का फायदा हो, क्योंकि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और दैट इज लीगल, है ना। तो लीगलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी एज ए सिविल सर्वेंट आप नहीं कर सकते। वही आपकी वस्तुनिष्ठता है और वही आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, और इसीलिए आप उस किताब की शपथ लेकर आपकी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एक्सट्रीम डिलेमास गो विथ मध्यम मार्ग।
है ना, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करिए जब भी आप बड़े डिलेमा में फंसे हुए हो कि हाँ आपको वस्तुनिष्ठता भी फॉलो करनी है एक समय पे, और एक समय पे एक उसी समय पर आपको आपकी नैतिक मूल्यों का भी फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंटीग्रिटी दोनों के प्रति, सत्यनिष्ठा आपकी दोनों के प्रति है ना उतनी ही है। तो आपको उस समय पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, साथ ही साथ आपके जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी हनन ना हो। इस तरीके का आपको एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश सॉल्यूशंस के अंदर में करनी चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट गिव सॉल्यूशन विच वायलेट्स लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। मेक यूज ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, किस तरीके से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इंपार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन, न्यूट्रलिटी, टॉलरेंस, इन सब वैल्यूज जो भी हम पढ़ते हैं एथिक्स के अंदर, इन सब वैल्यूज का यूज हम करके सॉल्यूशंस बनाएंगे कि हाँ हमको यहाँ पर ऑनेस्टी का पालन करना चाहिए, हमको यहाँ पर टॉलरेंस का पालन करना चाहिए, हमको इमोशनल इंटेलिजेंस का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके का आप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सब वैल्यूज का आपको जो सिखाई जाती है, जो आप एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, वो झलके कि हाँ आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज को फॉलो करके डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जीएस सब्जेक्ट नॉलेज। जीएस का जो आपका नॉलेज है उसको भी आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें आपके सोल्यूशन के माध्यम से। पॉलिटी का कुछ नॉलेज आपने गेन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का किया है, इकोनॉमिक नॉलेज आपने गेन किया है, उसको आप वहां पे पुट इन करिए, है ना, जिससे जैसे आर्थिक नुकसान कहीं पे हो रहा हो, एनवायरमेंट आपने स्टडी किया तो एनवायरमेंटल लॉस कहीं पे हो रहा हो, तो आपका एनवायरमेंट साइंस का नॉलेज आप वहां पर अप्लाई करके प्रस्तुत करने की कोशिश करिए कि हाँ एक पेड़ काटने से इतना नुकसान हो सकता है जिसके माध्यम से एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, या जो भी आपको लगता हो आपके नॉलेज का आप मतलब वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो जीएस बेस्ड नॉलेज आप यहाँ पर यूज कीजिए। हिस्ट्री के एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं कि पास्ट में अगर कोई आप हिस्ट्री के केस से लिंक कर सकते हैं, कोई राजा के साथ लिंक कर सकते हैं कि हाँ पास्ट में भी ऐसा हुआ और इस राजा ने इस तरीके का निर्णय लिया, तो आप हिस्ट्री के एग्जांपल्स के साथ भी यहाँ पर आपका केस के अंदर लिंक कर सकते हैं। मतलब इंटर सब्जेक्ट लिंक्स भी आप यहाँ पर जीएस के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है साइट लॉज। जब भी सोल्यूशन आप दें तो उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, डाउरी लॉ है ना, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन लॉ, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका देवदासी अबॉलिशन एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट, SC ST एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं जिनका कि आप यूज करके आपका सोल्यूशन बना सकते हैं कि हाँ यहां पर ये वाला एक्ट भी लागू हम करके हम सोल्यूशन बना सकते हैं। एक और चीज जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में नहीं देकर रखी, आपका डिस्क्रिशनरी पावर भी आपको जानना जरूरी है। अब जिस पोजीशन पे आपको एग्जामिनर ने रहने का बोला है, आपके पास वहां पर कितना डिस्क्रिशन अवेलेबल है वो आपको खुद को इन्वेंट करना है, और इन्वेंट आप रियल टाइम सिचुएशन में तभी कर सकते हैं जब आपको एक डिप्टी कलेक्टर की पावर्स, SDM की पावर्स, आपको कलेक्टर की पावर, आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पावर्स, ये पावर्स पता हो तभी जाकर के आप आपके अथॉरिटी को और आपके डिस्क्रिशन को इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये जानने की आपको अच्छी खासी जरूरत है कि गवर्नेंस किस तरीके से चलती है और कौन कौन से प्यादे गवर्नेंस के अंदर में होते हैं और उन प्यादों के पास क्या क्या पावर्स हैं अपनी। तो ये आपको थोड़ा सा ये शतरंज के विसात जो आपकी गवर्नेंस थी उसके अंदर हर प्यादे की जो पावर्स है वो आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप अपने आप को डिस्क्रिशनरी वहां पर रख सकते हैं कि हाँ मेरा डिस्क्रिशन ये है, मेरी अथॉरिटी ये है। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हम स्टेप है दैट इज इवैल्यूएट द सॉल्यूशंस। ये जो हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं ये आपको लिखना है पेपर्स में आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि हाँ आपको एक क्वेश्चन आया कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या निर्णय लेंगे, तो आपने पहले तो सॉल्यूशंस निकाले और हर एक सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे, है ना। इवैल्यूएशन जो भी करेंगे वो भी आपको अपने आंसर्स में नोट डाउन करना है, मेरिट्स लिखना है, डीमेरिट्स लिखना है ना। कहां से हेल्प मिलेगी? हेल्प वहीं से मिलेगी जो आपके केस स्टडी में आपने सबसे पहले जब रीड करते टाइम रफ नोट्स बनाए थे उसको बार बार देखते जाएं, और उधर से आपको सॉल्यूशंस भी का हिंट भी मिलेगा, उधर से आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी का हिंट भी आप लिख सकते हैं जो आपके फर्स्ट व्यूज आपने रिकॉर्ड किए थे रफ पेपर पे। जैसे आपने कोई भी एक सोल्यूशन लिया तो उसके कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डीमेरिट्स होंगे, है ना। कोई भी चीज 100% सही 100% गलत तो नहीं हो सकती, हर एक चीज का कुछ बेनिफिट्स हैं कुछ डीमेरिट्स हैं, है ना। तो दोनों ही चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है कि हाँ ये डिसीजन अगर मैं लेता हूं तो इसके ये फायदे ये नुकसान, और वहां पर लिखना है और अंतिम रूप से आपका निर्णय लेना है जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 7 मेक डिसीजंस, है ना। और जब भी आप डिसीजन ले पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद मान लीजिए आपको पता है कि हाँ डिसीजन मुझे यही लेना है, अब वो डिसीजन के पीछे आपकी बैकिंग आप देंगे कि हाँ मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं, है ना, किस परिस्थिति में ले रहा हूं और इस डिसीजन लेने के पीछे मेरे माइंडसेट में क्या चीज चल रही है। देखिए कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, लेकिन आपको वहां पे एग्जामिनर को प्रूव करना है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं और उसके पीछे जो मेरा थॉट प्रोसेस है
वो ये है, और वो थॉट प्रोसेस जो है वो सही होना चाहिए। डिसीजन इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो डिसीजन लिया गया है वो ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अगर सही थॉट प्रोसेस फॉलो किया गया होगा तो डिसीजन अपने आप ही सही आने वाला है। तो थॉट प्रोसेस आपको जो वहां पर डिफाइन करना है कि हाँ, मेरे मन में ये दुविधाएं थी और इस दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए मैंने ये स्टेप लेना उचित समझा, क्योंकि ये स्टेप इस तरीके से जनता के हित में है और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठता को फॉलो करते हैं। बहुत सारे जो भी आपके दिमाग में सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन को आपको आपकी स्टेम मतलब बैकिंग के साथ में कि हाँ, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ अब मैं डिसीजन ले रहा हूं, वो आपको लिखना अनिवार्य है डिसीजन के साथ। ये जो स्टेप नंबर 5 हमने देखा, 6 हमने देखा और 7 हमने देखा, ये आपको पेपर में प्रेजेंट करना है और साथ ही साथ पेपर में आपको स्टेप नंबर 8 भी प्रेजेंट करना है हर क्वेश्चन के साथ। वे फॉरवर्ड में आप क्या देंगे कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी कोई केस उत्पन्न ना हो या कोई ऐसा केस आया है तो किस तरीके से ऐसे केस को हम पहले ही रोक सकते हैं या फिर बाद में भी हो तो किस तरीके से इसमें एक्ट कर सकते हैं, या जहां पर लीगल लूपहोल्स आपको दिखते हैं तो आप बता सकते हैं कि यहां पर एक लीगल लूपहोल था, तो इस लूपहोल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। तो इस तरीके का वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन ही अराइज ना हो, या अराइज हो तो उस सिचुएशन में आप फंसे ना और डायरेक्टली डिसीजन ले पाए। तो ऐसे ही यहां पर आप वे फॉरवर्ड के तौर पर दे सकते हैं। जैसे कई बार एक ऐसा केस आता है, बहुत बार यूपीएससी में पूछा हुआ है, एमपीपीएससी में इस तरह की दुविधा पूछी हुई है कि कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जो कि उस पर्टिकुलर एक योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता कंडीशन ऑफ योजना के हिसाब से। कंडीशंस ये है कि वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, लेकिन कंडीशन ऑफ योजना ये है कि आप एससी और ओबीसी को ही लाभ दे सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी को, मतलब बैकवर्ड क्लासेस को आप लाभ दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी को नहीं। लेकिन आपका मन कहता है कि वो जनरल कैटेगरी डिजर्विंग है और वो भी इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन इतनी पुअर है, सोशली वो इतना बैकवर्ड है कि आपको उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर योजना का लाभ उसको देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब भी आए तो आप लाभ तो नहीं दे सकते योजना के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपके पास डिस्क्रिशन है तो आप डिस्क्रिशन को फॉलो करने के लिए आप लाभ दे सकते हो, अगर डिस्क्रिशन है तो नहीं है तो आप लाभ नहीं दे सकते। तो वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सरकार को कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि इन व्यक्तियों को, जिनको कि बैकवर्ड क्लासेस नहीं होते हुए भी अगर वो सोसाइटी के पिछड़े वर्ग में, तो उनका भी उत्थान करना है सिविल सर्वेंट का काम है। इसलिए सरकार द्वारा जो योजना का केंद्रीकरण होना चाहिए वो इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। इस तरह का वे फॉरवर्ड आप केस स्टडीज में दे सकते हैं। तो जो आपका स्टेप 5, 6, 7, 8 है, ये आपके पेपर में आपके सॉल्यूशंस को दर्शाएगा, है ना। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखेंगे, फाइनली आपका डिसीजन लेंगे, डिसीजन को बैकअप देंगे और उसके लिए वे फॉरवर्ड्स लिखेंगे। तो एक बेसिक जो केस आपका आता है उस केस को आपको सॉल्व करने में इन 8 स्टेप से अच्छी खासी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ केस स्टडी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, जो कि आपको थोड़े से बेनिफिशियल और हो जाएगा कि इन 8 स्टेप्स को हम किस तरीके से एक सिचुएशन को हैंडल करने में यूज कर सकते हैं। कोई भी आइडियल प्रोसीजर नहीं है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाँ, ये 8 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक सोल्यूशन जनरेशन तो आप आपके दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क में जनरेट कर पाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से सोल्यूशंस लिख पाए। सो दैट्स ऑल विद अवर केस स्टडी डिस्कशन पार्ट। अगर आपने केस स्टडी का पूरा डिस्कशन सुना होगा तो आपको थोड़ा सा अभी इजी महसूस हो रहा होगा केस स्टडी हैंडल करने के लिए। आने वाले कुछ वीडियोस में हम जरूर देखेंगे कि एग्जांपल्स के तौर पे कि इन 8 स्टेप्स को हम फॉलो करके किस तरह की केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए, ताकि आप ही जैसे बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकें, बहुत सारे पीएससी एस्पिरेंट्स तक पहुंच सकें और उनकी समस्या भी हम सुलझा सकें। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन।